बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स की बुनियाद पर सॉल्व किए जा सकते हैं जो हमने एक्सरसाइज 7.1 से पहले डिस्कस किए। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को समझने के बाद आप इसी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 1 खुद सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.2 से पहले मौजूद एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 खुद सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज 7.1 का प्रॉब्लम नंबर 3 हमने वहां पर सॉल्व नहीं किया था, वो भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो इसे ध्यान से समझिएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स इनफैक्ट बहुत आसान हैं। लेट u is this vector, v is this vector and w is this vector. Find the indicated vector और number. इसके 3 पार्ट्स हैं। हमें देखना है कि कहां पर जो आंसर है वो हमें वेक्टर हासिल होगा और कहां पर हमें आंसर नंबर हासिल होगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो यहां पर है u प्लस 2v प्लस w। आप जरा बताएं कि इसका आंसर, इस कंप्लीट का आंसर नंबर होगा या वेक्टर होगा? शाबाश। यहां पर देखें, वेक्टर्स का सम हो रहा है। ये क्या है? ये स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर ही होगा। सो 3 वेक्टर्स का सम एक वेक्टर ही आएगा। सो यहां पर जो आंसर है वो वेक्टर होगा। यहां पर आ जाएं, स्केलर मल्टीपल ऑफ w, ये एक वेक्टर होगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा v में से। वेक्टर माइनस वेक्टर, ये भी एक वेक्टर आएगा। थर्ड पार्ट में आ जाए, 3v स्केलर मल्टीपल ऑफ v, ये एक वेक्टर होगा। उसमें w वेक्टर ऐड करेंगे तो सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज अ वेक्टर, डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर एंड सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर। सो यहां पर एक वेक्टर हासिल होगा। अब ये जो 2 लाइंस हैं, इनका क्या मतलब है जी? इनसे मुराद है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जिसे हम लेंथ ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, जिसे हम नॉर्म ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, जिसे हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। यानी इसके 4 नाम हैं, मैग्नीट्यूड, लेंथ, नॉर्म और मॉडुलस। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें 3v प्लस w वेक्टर मालूम करने के बाद उस वेक्टर की लेंथ मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए यही थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूं। जो इसका पैटर्न होगा, सॉल्यूशन का जो प्रोसीजर होगा, उसी पैटर्न पर आप इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, या जो वो प्रॉब्लम्स मैंने आपको इसके साथ बताए हैं, यानी एक्सरसाइज 7.2 का प्रॉब्लम नंबर 1, 7.1 का प्रॉब्लम नंबर 3 और एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 एक्सरसाइज 7.2 से पहले। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। दिस इज थर्ड पार्ट। सबसे पहले हम 3v प्लस w मालूम करते हैं कि ये कैसे आएगा। स्टूडेंट्स, 3 ब्रैकेट, यहां पर v की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब v की वैल्यू हमारे पास ये है 3i माइनस 2j प्लस 2k। इसके बाद है प्लस w की वैल्यू 5i माइनस j प्लस 3k। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तमाम कंपोनेंट्स के साथ। 3 3 9i माइनस 6j प्लस 6k प्लस 5i माइनस j प्लस 3k। अब यहां पर i कंपोनेंट में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, j कंपोनेंट j में और k कंपोनेंट k में। 9i प्लस 5i, इट विल बी 14i माइनस 6j माइनस j, ये आ जाएगा माइनस 7j और प्लस 6 प्लस 3, इट विल बी 9। ये हमारे पास आ गया इनफैक्ट 3v प्लस w। अब हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप जानते हैं, बहुत ही आसान। i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर
होल स्क्वायर रूट। ये हमारा फॉर्मूला है जो हम यहां पर यूज करेंगे। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ 3v प्लस w, स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 14 स्क्वायर, जी टेबल्स आपको याद होने चाहिए। 14 स्क्वायर इज 196 प्लस -7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब 196 प्लस 49 प्लस 81 आप कैलकुलेटर की मदद से भी अगर ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 326। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3v प्लस w का फाइनल आंसर। आपने देखा ये बहुत ही आसान सॉल्यूशन। हम बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। स्टेटमेंट इज फाइंड अल्फा सो दैट। अब स्टूडेंट्स ये हमें एक वेक्टर गिवन है। अब साइड्स पर ये दो लाइंस क्या शो कर रही हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर को शो कर रही हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू 3। हमें अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। अब लेफ्ट साइड पर इनफैक्ट हमें क्या कहा जा रहा है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। वैल्यू 3 आएगी, लेकिन हमें उस सारे प्रोसेस के अंदर से अल्फा की वैल्यू बरामद करनी है। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं आप कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल होगा। अब वो वैल्यू 1 भी हो सकती है, वो वैल्यू 2 भी हो सकती है, हमें नहीं मालूम। ये हमें सॉल्व करने से पता चलेगा। स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनफैक्ट बहुत दफा एग्जाम्स में भी आ चुका है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यूज करते हैं। स्क्वायर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स हमें अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है। अल्फा जो है वो स्क्वायर रूट के नीचे है। क्या हम स्क्वायर रूट से यहां पर जान छुड़ा सकते हैं? द आंसर इज यस, हम स्क्वायर रूट से जान छुड़ा सकते हैं। किस तरह से? अगर हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर अप्लाई कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और ये स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं जो हम नीचे यहां पर लिख रहे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर। जी, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और चूंकि दोनों साइड्स पर स्क्वायर अप्लाई किया गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इट विल बी 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5, 9 आगे इधर सब्ट्रैक्ट होगा, 5 माइनस 9 विल बी -4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये किस टाइप की इक्वेशन है? शाबाश जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा में क्वाड्रेटिक है। अब इसको अगर हमने सॉल्व करना है, यहां पर देखें कि क्या इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। द आंसर इज यस, हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लें तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हमने डिस्कस किए थे चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में। जरा रिकॉल करें जी। पहला मेथड बाय फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद फैक्टर्स बनाना। दूसरा मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा मेथड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपका जो फेवरेट मेथड है ना वो है मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन। आप वो अप्लाई करके देखें क्या अप्लाई हो जाता है। हमें
यहां पर देखना है, इनफैक्ट -2 और 1 का प्रोडक्ट बनता है -2। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -2 हो और सम या डिफरेंस +1 हो। जी, सम या डिफरेंस +1 और प्रोडक्ट -2 हो। जी, क्या बनता है? इट इज +2 - 1, +2 - 1, +2 - 1 अगर आप करें तो जो इसका सम है वो हमारे पास आ जाता है 1 और दोनों का प्रोडक्ट +2 और -1 का प्रोडक्ट आ जाता है -2। सो यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में से अल्फा कॉमन आएगा, अल्फा +2। नेक्स्ट -1 कॉमन लेने से अल्फा +2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर दो फैक्टर्स अल्फा -1 और अल्फा +2 दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब क्या करें? जी, अब आपके फौरन ज़हन में आ चुका कि हमें दो केसेस बना लेने चाहिए, अल्फा -1 इज इक्वल टू 0 और अल्फा +2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अगर यहां पर लिखा होता 3 तो इन तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या तीन केसेस बनाते? द आंसर इज नो। 3 इज इक्वल टू 0 हम नहीं लिख सकते। हम अल्फा -1 को इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, अल्फा +2 को इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना चाहिए। कंसेप्ट क्या है कि जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो आप हर उस फैक्टर को इक्वल टू 0 ले सकते हैं कि जिसके अंदर अननोन मौजूद हो। जो खालिस्तन कांस्टेंट पर मुश्तमिल होगा आप उसको इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, हरगिज नहीं लिख सकते। अगर ऐसा भी लिखा होता तब भी आप इन्हीं दो को इक्वल टू 0 लेकर अल्फा की वैल्यू मालूम करते। आप किसी कांस्टेंट को इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते। हाँ, 0 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जो नॉन जीरो नंबर्स हैं उनको इक्वल टू 0 नहीं लिया जा सकता। फिलहाल ये नहीं है। अब एक और बात, अगर यहां पर 0 की बजाय फर्ज करें 6 होता तो क्या तब भी आप दो केसेस बनाते? आप अल्फा -1 इज इक्वल टू 6 और अल्फा +2 इज इक्वल टू 6 लिखते। अब आप में से बाद स्टूडेंट सोच रहे हैं जी सर हम करते रहे हैं, हमने कई दफा ये काम किया है। तो बेटा आप उसके बाद उसका रिजल्ट भी चेक करें, उस पर क्रॉस लगा होगा, गलत करार दिया गया होगा क्योंकि मैथमेटिकली ये गलत है। अब क्यों गलत है ये भी जरा सुन ले। स्टूडेंट्स, जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों में से कोई एक लाजमी 0 है। हो सकता है दोनों 0 हो सकता है कोई एक 0 हो, तभी प्रोडक्ट 0 आ सकता है। इसके अलावा प्रोडक्ट 0 नहीं आ सकता। प्रोडक्ट 0 उसी वक्त आता है जब कोई एक 0 हो, लाजमी। ये दोनों भी 0 हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 6 है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक 6 के इक्वल हो सकता है। क्यों? अल्फा -1 की वैल्यू फर्ज करें 2 है और अल्फा +2 की वैल्यू 3 है। 2 3s are 6, प्रोडक्ट 6 आ गया, लेकिन ये दोनों 6 नहीं थे, ये दोनों 6 के इक्वल नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट 6 आ गया। सो सिर्फ और सिर्फ आप केसेस उस वक्त बनाते हैं जब प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो। 0 के अलावा अगर कोई और नंबर आपको राइट साइड पर मिले तो आप केसेस नहीं बना सकते। ये बात हमेशा याद रखें। फिलहाल यहां पर हमारे पास 0 है, हम केसेस बना सकते हैं। अल्फा -1 इज इक्वल टू 0 और अल्फा +2 इज इक्वल टू 0। यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 1 और यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई -2। सो हमें दो आंसर्स हासिल हुए अल्फा के लिए। स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज को आप क्रॉस चेक करने के लिए, सॉल्यूशन खत्म हो चुका, क्रॉस चेक करने के लिए यहां पर पुट करके देख सकते हैं। आप अगर अल्फा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा i + 2j + 2k। उस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो आंसर 3 आएगा। अगर आप अल्फा की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा -2i - 1j + 2k। उस फैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने पर भी
आंसर 3 हासिल होगा। यह है इसका क्रॉस चेक। हम बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स की जानिब। Students, this is problem number 5. Statement is find a unit vector in the direction of this vector. पहली बात ये कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। शाबाश जी, a vector whose magnitude is unity or 1 is called unit vector। यानी आसान अल्फाज में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, लेंथ, नॉर्म या मॉडुलस 1 के इक्वल हो यूनिट वेक्टर कहलाता है। स्टूडेंट्स, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि अगर हम एक एक्स वाई प्लेन कंसीडर करें तो उस एक्स वाई प्लेन के अंदर कितने यूनिट वेक्टर होते हैं? द आंसर इज इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स होते हैं। हर वेक्टर के अगेंस्ट एक यूनिट वेक्टर होता है। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर कहा गया है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम करें। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए हमें कहा जा रहा है, क्योंकि जो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा उसी की डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन जैसी होगी, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अब सवाल यह है कि यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या है, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यह हमारे पास वी वेक्टर है, यह सिंपल वेक्टर है। इस वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किस तरह से लिखा जाएगा? जी, उसे वी हैट लिखा जाएगा। जिस तरह आई, जे और के, चूंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इनके ऊपर इस तरह से हैट लिखा गया है, इसी तरह वी के ऊपर हैट लिखा जाएगा। ये हमारे पास वी हैट का मतलब वी का यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है? जी, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। यानी इसी वेक्टर को आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूला के तहत इसको सॉल्व करते हैं। हम यहां लिखेंगे लेट वी हैट बी द यूनिट वेक्टर ऑफ वी वेक्टर एज वी हैट इज इक्वल टू वेक्टर v डिवाइडेड बाय वेक्टर v मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास वेक्टर v तो मौजूद है, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड नहीं है। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम वेक्टर v का मैग्नीट्यूड अलहदा से फाइंड आउट कर लें और फिर वो वैल्यू इस फार्मूला के अंदर पुट कर दें, या हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसी फार्मूला के अंदर सारी वर्किंग मुकम्मल कर लें। दोनों रास्ते हैं, आप कोई भी रास्ता अडॉप्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं इसी फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूं। हम यहां लिखेंगे वी हैट इज इक्वल टू वेक्टर v की वैल्यू हमारे पास है i प्लस 2j माइनस k, और डिनोमिनेटर में हमें इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब यहां पर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, 4 प्लस 2 विल बी 6। सो वी हैट will be equal to I plus 2j minus k। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। क्या ये फाइनल आंसर है? द आंसर इज नो। स्टूडेंट, जब भी हमें वेक्टर लिखना हो, हमें आई, जे और के कंपोनेंट्स को अलहदा अलहदा लिखना चाहिए। जिस तरह हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में फर्स्ट ईयर में सीखा था, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमेशा हमें सेपरेट करके लिखना चाहिए। कॉमन डिनोमिनेटर के तौर पर ना तो हमें कभी वेक्टर को फाइनली छोड़ना चाहिए, ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ना चाहिए। सो हम यहां पर इसे कंक्लूड करेंगे, वी हैट इज इक्वल टू आई का जो कोएफिशिएंट है यहां पर वो है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 आई हैट प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 जे हैट माइनस 1 ओवर
स्क्वायर रूट ऑफ 6 k हैट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो v की डायरेक्शन में है। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। हमें यहां पर 3 वेक्टर्स गिवन हैं। हमें कहा गया फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। हमें इस वेक्टर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है। स्टूडेंट्स कैसे होगा? क्या हमारे पास ये वेक्टर मौजूद है? द आंसर इज नो। हमारे पास तो ये वेक्टर ही नहीं है फिलहाल। ये वेक्टर कैसे आएगा? यहां पर a, b और c वेक्टर्स की वैल्यूज पुट करने से हमें ये वेक्टर मिलेगा। फिर उस वेक्टर के पैरेलल हमें एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जब वर्ड पैरेलल यूज किया जाता है तो उसे सेम डायरेक्शन में कंसीडर किया जाता है। सो हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में मौजूद यूनिट वेक्टर मालूम करना है। अब पिछले सवाल की निस्बत यहां पर इजाफा क्या है? जिस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर मालूम करना है वो वेक्टर हमारे पास फिलहाल मौजूद ही नहीं है। हमें वो वेक्टर पहले मालूम करना है। और ये वेक्टर मालूम कैसे होगा? ये बहुत आसान है। आप प्रॉब्लम नंबर 2 में भी ये चीज सीख चुके हैं। हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे 3a माइनस 2b प्लस 4c। 3 और ब्रैकेट में हम वेक्टर a की वैल्यू पुट कर देंगे। 3i माइनस j माइनस 4k माइनस 2b, b की वैल्यू माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k। उसके बाद है प्लस 4c, c की वैल्यू i प्लस 2j माइनस k। सिंप्लीफाई करते हैं। 3 3 are 9i माइनस 3j माइनस 12k माइनस माइनस प्लस 4i माइनस माइनस प्लस 8j माइनस माइनस प्लस 6k प्लस 4i प्लस 8j माइनस 4k। अब i, j और k कंपोनेंट्स को आपस में यानी लाइक टर्म्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट साइड पर हम लिख देते हैं सेम 3a माइनस 2b प्लस 4c। अब यहां पर है 9i, उसके बाद 4i। 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 इज 17, 17i माइनस 3 प्लस 8 is 5, 5 plus 8 is 13, 13j minus 12 plus 6 is minus 6, minus 6 minus 4 is minus 10, minus 10k। हमें स्टूडेंट्स इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है। हमें इस वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर मालूम करना है। हम जब भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं तो वो गिवन वेक्टर के हमेशा पैरेलल ही होता है, वो उसी की डायरेक्शन में होता है। अब स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया, मैंने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, हमें मिल गया यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन यहां पर ये वेक्टर है बुनियादी तौर पर, मैं इसका यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करूं? क्या करूं? एक रास्ता तो यह है कि मैं वर्ड्स लिखूं यूनिट वेक्टर ऑफ ये सारे का सारा is equal to this divided by magnitude of this vector। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता आपके ज़हन में अगर आ रहा है, बड़ा अजीब सा फजूल सा रास्ता है, इनफैक्ट गलत है, कि आप एक बहुत बड़ी कैप इसके ऊपर लगा दें ये पूरा वेक्टर है, तो ये गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए। इसका बेहतर हल ये है कि चूंकि इस वेक्टर का नाम बड़ा है, हम इस वेक्टर के नाम को छोटा लेट कर लें, यानी कोई और नाम इसका लेट कर लें, कोई और अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट यूज कर लें। आप इस वेक्टर को u लेट कर लें और फिर u हैट इनफैक्ट इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा।
तो स्टूडेंट्स मैं इसी पैटर्न पर चलता हूं, मैं इस वेक्टर को कह देता हूं वेक्टर u। लेट u इज इक्वल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। u then u hat will be equal to u divided by u मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स आप u मैग्नीट्यूड मालूम करके इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूला के अंदर, आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सो हम u का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। इसे हमने दिया है वेक्टर u का नाम 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर, जी आंसर इज 289 प्लस 13 का स्क्वायर 169 प्लस 10 का स्क्वायर 100। अब स्टूडेंट्स इन तीनों का सम, शाबाश जी, तीनों का सम 558। तो हमारे पास ये बन जाएगा u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 558 स्क्वायर रूट। अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको नाम दे दें 1 का, पुटिंग इन 1 u hat इज इक्वल टू वेक्टर u। वेक्टर u हमारे पास 17i प्लस 13j माइनस 10k डिवाइडेड बाय 558 का स्क्वायर रूट। अगेन उसी तरह से आप i, j और k कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देंगे। u hat इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 558 i प्लस 13 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 558 j माइनस 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 558 k। स्टूडेंट्स ये है वो यूनिट वेक्टर जो हमें हमारे गिवन वेक्टर के पैरेलल है। स्टूडेंट यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं इसी टाइप के कुछ और प्रॉब्लम्स की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10। मैं आपके साथ इसका पार्ट ए डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टेटमेंट इज फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू द वेक्टर। हमें इस वेक्टर के पैरेलल दो वेक्टर्स मालूम करने हैं जिन दोनों की लेंथ 2 होनी चाहिए। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें रिकॉल करना होगा कि पैरेलल वेक्टर्स किन्हें कहते हैं। शाबाश, डेफिनेशन रिकॉल करें। डेफिनेशन थी टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल if one is non-zero scalar multiple of other। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हो तो वो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल कहलाते हैं। अगर वो स्केलर पॉजिटिव हो तो वो पैरेलल इन सेम डायरेक्शन होते हैं, और अगर वो स्केलर नेगेटिव हो तो वो पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। अगर मैंने इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर्स मालूम करने हैं तो मैं इस वेक्टर को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। मैं इस वेक्टर के इनफाइनाइट पैरेलल वेक्टर्स मालूम कर सकता हूं सेम डायरेक्शन में भी, और इसी तरह इनफाइनाइट वेक्टर्स मालूम कर सकता हूं अपोजिट डायरेक्शन में भी। अब स्टूडेंट्स मुझे कहा गया है कि इस वेक्टर के पैरेलल दो वेक्टर्स मालूम करो जिन दोनों की लेंथ 2 हो। आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? आपके ख्याल से आपके ज़हन में फौरन ये आइडिया आया होगा कि आप इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। स्टूडेंट्स मैं अगर इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस वेक्टर का पैरेलल वेक्टर आ जाएगा, लेकिन क्या उसकी लेंथ 2 होगी? द आंसर इज हो भी सकती है और नहीं भी।
अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वक्त 1 है, अगर ये यूनिट वेक्टर है खुद से, तो इसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेंथ 2 का वेक्टर आ जाएगा जो इसी के पैरेलल होगा। लेकिन अगर ये खुद यूनिट वेक्टर नहीं है तो फिर वेक्टर जो आएगा वो उसकी लेंथ 2 नहीं होगी। यूनिट वेक्टर का बुनियादी तौर पर यह फायदा होता है कि आप उसको मालूम करने के बाद आप किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर मालूम कर सकते हैं। यह बुनियादी तौर पर यूनिट वेक्टर का फायदा है। आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम कर लें, आप जिस लेंथ का वेक्टर फिर मालूम करना चाहते हैं इसकी डायरेक्शन में या इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। फर्ज करें यहां पर हमें कहा गया है कि इस वेक्टर के पैरेलल लेंथ 2 का वेक्टर मालूम करें, तो हम पहले क्या करेंगे, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। यूनिट वेक्टर इसी की डायरेक्शन में होगा, यानी इसकी डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। हम यूनिट वेक्टर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ 2 का वेक्टर आ जाएगा जो इसी के पैरेलल होगा। अगर हम उसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर को, तो तब उसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। उसकी लेंथ भी 2 ही होगी लेकिन वो पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन होगा। सो यह है हमारा रास्ता। जब हमें किसी खास लेंथ का वेक्टर मालूम करना हो तो पहले हम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं आप जल्दी से। यह काम बहुत आसान, हम यहां लिखेंगे एज वी हैट इज इक्वल टू वी ओवर वी मैग्नीट्यूड। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी हैट इज इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2i माइनस 4j प्लस 4k, डिनोमिनेटर में 4 प्लस 16, 4 प्लस 16 प्लस 16, 16 16 32, 32 प्लस 4 इज 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। सो ये आ जाएगा वी हैट इज इक्वल टू 2/6i माइनस 4/6j प्लस 4/6k। फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, यहां पर वी हैट इज इक्वल टू 1/3i माइनस 2 2 4 2 3 6 2/3j प्लस 2/3k। ये स्टूडेंट्स हमें वेक्टर v का यूनिट वेक्टर मिल गया। इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो वेक्टर v की डायरेक्शन है। अब स्टूडेंट्स हमें लेंथ 2 के 2 वेक्टर्स मालूम करने हैं। हम वो दोनों वेक्टर्स मालूम करते हैं। आप पहले हेडिंग देंगे वेक्टर ऑफ लेंथ 2 पैरेलल इन सेम डायरेक्शन। वेक्टर ऑफ लेंथ 2, यहां पर 2 पैरेलल इन सेम डायरेक्शन। आप इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेक्टर मिल जाएगा। वो हमारे पास होगा ट्वाइस ऑफ वी हैट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3i माइनस 4/3j और प्लस 4/3k। ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया। इसकी जो लेंथ होगी वो 2 होगी, क्योंकि हमने इसे यूनिट वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल किया है। इसके बाद दूसरी हेडिंग देंगे आप वेक्टर ऑफ लेंथ 2 पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन।
अब आप इसी यूनिट वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई कर दें। -2v हैट, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3i माइनस माइनस प्लस 4/3j। इनफैक्ट हम इसी का नेगेटिव वेक्टर मालूम कर रहे हैं, -4/3k। स्टूडेंट्स यहां पर अब मैं सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं। अगर आपको यहां पर कहा जाता फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 2 पैरेलल इन सेम डायरेक्शन टू द वेक्टर v, तो आप क्या करते? यानी आपको लेंथ 2 का वेक्टर मालूम करने के लिए कहा जाता जो इस वेक्टर के पैरेलल होता सेम डायरेक्शन में, तो आप यही प्रोसीजर करते और यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते। अगर आपको कहा जाता कि पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन लेंथ 2 का वेक्टर मालूम करें, तो आप क्या करते? आप सिर्फ और सिर्फ -2 से मल्टीप्लाई करते यूनिट वेक्टर को। अगर यहां पर लेंथ चेंज कर दी जाती, लेंथ 5 कर दी जाती, तब क्या करना था? जी, हम यूनिट वेक्टर मालूम करने के बाद हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते। हम यूनिट वेक्टर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस लेंथ का वेक्टर हमें हासिल हो जाता है। अगर आपने सेम डायरेक्शन में हासिल करना हो तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, और अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में हासिल करना हो तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। स्टूडेंट्स इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट्स ये उसी प्रॉब्लम का पार्ट सी। स्टेटमेंट इज फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ v। इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हमें मालूम करना है एक वेक्टर के जिसकी लेंथ 5 हो। क्या करेंगे? जी, पहले तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। अब यूनिट वेक्टर को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस लेंथ का वेक्टर हमें हासिल हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हासिल होगा, और अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हमें वेक्टर हासिल होगा। हम इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें लेंथ 5 का अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हासिल हो? शाबाश, द आंसर इज हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें सेम डायरेक्शन में कहा जाता तो हम सिर्फ और सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करते। यहां पर अपोजिट डायरेक्शन का कहा गया तो हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स आप बासानी इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 7 वो भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। वहां पर भी हमें एक वेक्टर गिवन है और उस वेक्टर की डायरेक्शन में, उस वेक्टर के पैरेलल इनफैक्ट हमें डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के वेक्टर फाइंड आउट करने का कहा गया है। सो वो बासानी आप इसी पैटर्न पर खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं अब आपके लिए कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9। स्टेटमेंट इज द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी आर दिस, दिस, दिस एंड दिस। यानी ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर और ये पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली। शो दैट ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर सी डी। स्टूडेंट्स हमें यहां पर साबित करना है कि वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी आपस में पैरेलल हैं। स्टूडेंट्स सवाल यह है कि क्या हमारे पास ये दो वेक्टर्स मौजूद हैं? द आंसर इज नो। ये जो चार वेक्टर्स गिवन हैं हमारे पास, ये क्या हैं? ये हैं पोजीशन वेक्टर्स इन पॉइंट्स के ए, बी, सी और डी के। पोजीशन वेक्टर से मुराद हम इसको कहेंगे ओ ए वेक्टर, ये है ओ बी वेक्टर, ये है ओ सी वेक्टर और ये है ओ डी वेक्टर। हमें ए बी और सी डी ये दोनों वेक्टर्स पहले मालूम करने होंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स पहले हम ये दो वेक्टर्स मालूम करते हैं। हम यह लिखेंगे गिवन। गिवन हमारे पास है ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर हम कॉपी करते हैं यहां से 2i माइनस जे प्लस के। ओ बी,
ओ बी वेक्टर है 3i प्लस जे, ओ सी वेक्टर है 2i प्लस 4j माइनस 2k, और ओ डी वेक्टर है -i माइनस 2j प्लस k। ये हमने इन्हें वेक्टर लैंग्वेज में, यानी इन पोजीशन वेक्टर्स को वेक्टर लैंग्वेज में लिख लिया। अब हमें वेक्टर ए बी मालूम करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? वेक्टर ए बी के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड, यानी ओ बी माइनस ओ ए। इसी तरह सी डी के लिए ओ डी माइनस ओ सी। हम ये लिखेंगे सिंस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए बी वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर हमारे पास है 3i प्लस जे माइनस ओ ए वेक्टर, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, 2i प्लस जे माइनस के। सिंप्लीफाई करते हैं, 3i माइनस 2i इज 1i प्लस जे इज प्लस 2j, और उसके बाद यहां पर k कंपोनेंट नहीं है, ये माइनस k सिंपल। ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए बी। इसको नाम दे दें 1 का, क्योंकि हमें इसे बाद में रेफरेंस देना होगा। अब वेक्टर सी डी मालूम करते हैं। सिंस सी डी वेक्टर इज ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी वेक्टर हमारे पास है -i माइनस 2j प्लस k, माइनस ओ सी वेक्टर हमारे पास है 2i, साइन चेंज होंगे, माइनस 4j प्लस 2k। सिंप्लीफाई करते हैं, -i माइनस 2i इज माइनस 3i, माइनस 2j माइनस 4j इज माइनस 6j, और प्लस k प्लस 2k प्लस 3k। ये हमारे पास आ गया वेक्टर सी डी। हमें क्या कहा गया था? हमें कहा गया था कि साबित करें कि वेक्टर ए बी पैरेलल है वेक्टर सी डी के। सवाल यह है कि दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? शाबाश जी, हमने अभी कुछ देर पहले भी पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ वन इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। दो वेक्टर्स उस वक्त पैरेलल होते हैं जब एक वेक्टर दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हो। अब हमें स्टूडेंट्स देखना है कि क्या इन दोनों में से कोई एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूं। आप किसी एक वेक्टर में से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करें। अगर आपको कॉमन लेने से दूसरा वेक्टर मिल जाए तो वो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। अब आप यहां पर जरा देखें, आपको यहां पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है जी? आपको यहां पर 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। आप यहां से -3 भी कॉमन ले सकते हैं। आप अगर यहां पर देखें तो i कंपोनेंट पॉजिटिव है, इसके लिए आप यहां से -3 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप -3 कॉमन लें तो आपको यहां पर मिल जाएगा i, यहां पर मिल जाएगा +2j, और यहां पर मिल जाएगा -k, यानी वेक्टर ए बी मिल जाएगा। सो जरा देखिएगा, सी डी को हम लिख सकते हैं सी डी वेक्टर -3 कॉमन, i +2j -k। अब ये वेक्टर बुनियादी तौर पर क्या है? ये है वेक्टर ए बी। सी डी -3 इंटू ए बी। आप यहां पर लिखें फ्रॉम 1। अब स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन पूरी हो रही है। सी डी इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी। जब ये ताल्लुक जुड़ गया तो इसका मतलब है दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। अब ये जो स्केलर है ये है नेगेटिव नंबर। इसका मतलब क्या है?
जी, इसका मतलब है कि ये पैरेलल तो हैं लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हैं। और दूसरी बात ये है कि CD की जो लेंथ है वो थ्राइस ऑफ वेक्टर AB है। यानी इस एक स्टेटमेंट से हमें दो बातें पता चल रही हैं। एक तो ये कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन है, और दूसरा CD की लेंथ जो है वो 3 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर है। स्टूडेंट्स, यहां पर यह साबित हो गया कि CD और AB आपस में पैरेलल हैं। हम कंक्लूड करते हैं, हम यहां लिखेंगे हेंस, बल्कि आप हेंस की बजाय आप यहां पर लिखें एज CD वेक्टर इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ AB वेक्टर। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप CD को कहें कि वो नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल है AB का। आप -3 को इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा AB इज इक्वल टू -1/3 ऑफ CD। आप AB को नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ CD भी कह सकते हैं। दोनों बातें यानी आप लिख सकते हैं। एज CD इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ AB, सो AB वेक्टर इज पैरेलल टू CD वेक्टर। ये पैरेलल का सिंबल, ये हमने कंक्लूड कर दिया कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल है, सो AB साबित हुआ कि CD के पैरेलल है। स्टूडेंट्स, अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 का एक पार्ट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 10 का पार्ट D। पार्ट D अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो इसी प्रॉब्लम का पार्ट B आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें कहा गया है कि फाइंड A एंड B सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर पैरेलल। हमें कहा गया है कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। हमें बताया जा रहा है इनफैक्ट कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। हमें A और B की वैल्यूज मालूम करनी है। इस बात को बेस बनाकर के ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। अभी हमने पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन देखी। दो वेक्टर्स कब पैरेलल होते हैं? जब एक दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हो। अब अगर ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हैं। सो हम एक वेक्टर को कह लेते हैं, नाम दे लेते हैं, इनफैक्ट एक वेक्टर को कह लेते हैं U और एक वेक्टर को कह लेते हैं V, और देन हम पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट U इज इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 4k, 3i माइनस j प्लस 4k, और वेक्टर V हम लेट कर लेते हैं ai प्लस bj माइनस 2k। एज इट इज गिवन U is parallel to V। ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, ये हमें गिवन है। सो इस बात को बेस बनाकर आप इसे लिख सकते हैं U इज इक्वल टू CV, C एक स्केलर, या V इज इक्वल टू CU। आप दोनों बातें लिख सकते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, सो U इज इक्वल टू CV, C is non-zero स्केलर। C एक नॉन जीरो स्केलर है। चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं, हम इनके दरमियान ये ताल्लुक जोड़ सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। U की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 3i माइनस j प्लस 4k इज इक्वल टू, ये U की वैल्यू, C नॉन जीरो स्केलर इंटू V ai प्लस bj माइनस 2k। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। यह हमारे पास आ गया 3i माइनस j प्लस 4k इज इक्वल टू, यह आ गया CAI प्लस CBJ माइनस 2CK। अब स्टूडेंट्स,
ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। जब भी दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हों तो आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को इक्वल करार दे सकते हैं। यानी अगर ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं तो आई कंपोनेंट यहां पर है 3, यहां पर है सी ए, ये सी ए इक्वल होगा 3 के। यहां पर है जे कंपोनेंट -1 इक्वल होगा सी बी के, और +4 इक्वल होगा -2 के। हमें इनफैक्ट सी की वैल्यू चाहिए। अगर हमें सी की वैल्यू मिल गई तो हम ए और बी की वैल्यूज बासानी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप यहां पर देखें के कंपोनेंट्स को, तो -2c को जब हम 4 के इक्वल लेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी -2। वो c की वैल्यू हम पुट करने के बाद आसानी से a और b की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे इक्वेटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। यहां पर हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमारे पास आ गया BC इज इक्वल टू -1 एंड देन -2C इज इक्वल टू 4। ये मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को इक्वेट कर लिया। यहां से C की वैल्यू हमें मिल सकती है। C की वैल्यू यहां से आ गई -2। अब स्टूडेंट्स ये C की वैल्यू -2 हम यहां पर दोनों जगहों पर पुट कर देंगे तो हमें A और B की वैल्यूज बासानी मिल जाएंगी। हम इन्हें नाम दे देते हैं 1 और 2 का। ये वैल्यू हम यूज करते हैं इन दोनों के अंदर। हम यह लिखेंगे पुटिंग इन 1 C इज इक्वल टू -2। C की ये वैल्यू 1 में पुट की तो हमारे पास A इंटू -2 इज इक्वल टू 3। A की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2। पुटिंग इन 2 C इज इक्वल टू -2। C की वैल्यू -2 अब 2 में पुट करते हैं। B इंटू -2 इज इक्वल टू -1। B की वैल्यू यहां से 1/2। स्टूडेंट्स हमें A और B की वैल्यूज मालूम करनी थी कि जिनके लिए ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप इसी प्रॉब्लम का पार्ट B खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।